दोस्तों, आप सभी का जो है आज इतिहास की क्लास में आज आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इतिहास कैसे पढ़ा जाता है। इतिहास के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं, क्योंकि एक इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे वो आईएएस के लिए हो, चाहे वो पीसीएस के लिए हो, टीजीटी के लिए हो, पीजीटी के लिए हो, वनडे एग्जाम के लिए हो, सभी में इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास क्या है? तो जो भी अतीत की घटनाएं अर्थात जो भी पूर्व में बीत चुका है उसे हम इतिहास कहते हैं। इसके अंतर्गत हम सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, भाषा, कला इत्यादि को हम शामिल करते हैं इतिहास के अंतर्गत। अर्थात जो भी बीता हुआ समाज, धर्म, आर्थिक, प्रशासनिक, भाषा, कला इत्यादि जो बीता हुआ है उसको हम इतिहास कहते हैं। यदि हम किसी गुफा में गए देखने के, वहाँ में कहीं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सब गुफाएं हमें मिल जाती हैं। अब इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। आखिर क्या कारण है कि हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है? तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका। इस हिस्टोरिका में इन्होंने सर्वप्रथम इतिहास शब्द को बताया था, इसलिए जो है इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। हम इतिहास का अध्ययन 3 स्तर पर करते हैं। अभी हम देखते हैं कि इतिहास का अध्ययन, हम जो भी इतिहास पढ़ेंगे उसका अध्ययन हम 3 स्तर पर करेंगे। एक होगा प्राचीन इतिहास का अध्ययन, इतिहास का अध्ययन, प्राचीन जिसे हम एंशिएंट इंडिया कहते हैं, प्राचीन इतिहास। दूसरा होगा हमारा मध्यकालीन इतिहास, और इसमें तीसरा सेक्शन जो होगा वो होगा आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। ये विभाजन किस स्तर पर किया गया, क्या कारण है इनको इस स्तरों पर हम विभाजित करके पढ़ते हैं? तो प्राचीन इतिहास जहाँ से शुरुआत होती है हमारे सिलेबस की, उससे पैटर्न चलता हुआ चला आता है। उस पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम उसे जो है प्राचीन इतिहास कहते हैं। एक पैटर्न है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, एक पैटर्न चला रहा। लेकिन मध्यकाल से पूर्व, तो पहले दिल्ली सल्तनत की शुरुआत से पहले पूर्व मध्यकाल शुरू हो जाता है। पूर्व मध्यकाल जिसे हम जो है राजपूत काल भी कहते हैं। कहीं पे ये 700 से 1200 तक मिलेगा आपको, कहीं पे ये 800 से 1200 AD तक मिलता है। इसको हम कहते हैं पूर्व मध्यकाल। इसके बाद क्योंकि यहाँ पर अरबों का आक्रमण हुआ। अरबों के आक्रमण से जो हमारी संस्कृति थी उसमें मुस्लिम संस्कृति जो है धीरे धीरे इसमें आना शुरू हो गई, इसलिए जो है इसको पूर्व मध्यकाल की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद मोहम्मद गजनवी और गौरी का भी भारत पर आक्रमण हुआ और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में की गई थी। तो यहाँ से हमने इसको मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ यहाँ से मान लिया जाता है। और यह मध्यकालीन इतिहास तब तक चलता रहता है जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती। और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। यहाँ पे हमारा ये मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो जाता है। अब आधुनिक भारत का इतिहास यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों के आगमन से शुरू होता है। यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों
कंपनियों के आगमन से शुरू होता है, क्योंकि शुरुआत में जो यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियां भारत में आई वो व्यापार करने के लिए आई थी, परंतु उन्होंने उसमें, चाहे वो दक्षिण में रहे हो चाहे उत्तर भारत के राज्य रहे हो, उन्होंने शुरुआत में किसी के राजनीतिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जो मुगल दरबार की साजो सज्जा और भव्यता दिखाई दे रही थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। क्षेत्रीय मुगल शक्तियां, उत्तरवर्ती मुगल शक्तियां जो थी धीरे धीरे दबने लगी और छोटे छोटे जो राज्य थे उनके अधीन जो थे वो स्वतंत्र हो गए। जो स्वतंत्र हो गए तब यूरोप वो आपस में लड़ने लगे और यूरोपियन वाणिज्य कंपनियों ने अपने स्वार्थों के लिए उन्हें आपस में लड़ाना प्रारंभ कर दिया। तो तीनों सेक्शनों में हमारा जो महत्वपूर्ण सेक्शन होगा वो आधुनिक भारत का इतिहास होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम पहले जो शुरुआत करेंगे वो आधुनिक भारत के इतिहास से शुरुआत करेंगे कि आधुनिक भारत का इतिहास, और उसका पहला चैप्टर जो होगा वो होगा यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन। यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत में आगमन। अब ये जो है भारत में व्यापार करने के लिए, इसमें हम जितने भी कंपनियां आई, जिसमें पहली कंपनी थी पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, और एक कंपनी और है जिसका नाम है स्वीडिश कंपनी। ये किताबों में बहुत ही कम मिलता है, लेकिन ये कंपनी भारत में आई थी 1731 में, और इसने बहुत ज़्यादा व्यापार भारत के साथ में नहीं किया, और ये कंपनी बाद में इसने अपना व्यापार चीन के साथ प्रारंभ कर दिया था। लेकिन इन कंपनियों के भारत में आगमन से पूर्व क्या यूरोपीय देशों के साथ भारत का व्यापार नहीं होता था? इसे भी हमें देखना है। तो इनके आगमन से पूर्व जो है, इनके आगमन से पूर्व भारत का व्यापार यूरोपीय देशों के साथ में, यूरोपीय देशों के साथ होता था। जब ये व्यापार पहले भी होता था और फिर क्या हुआ कि ये व्यापार बंद हो गया और इन कंपनियों को भारत में व्यापार करने के लिए सोचना पड़ा। हम देखते हैं कि इन कंपनियों के आगमन से पूर्व कहां से भारत में व्यापार होता था। तो हम देखेंगे यह व्यापार जो है, व्यापार कंपनियों के आगमन से पूर्व, यह व्यापार होता था। यह व्यापार 3 स्तरों पर होता था, 1 स्तर, 2 स्तर और तीसरा स्तर, अर्थात ये व्यापार 3 जगहों से होता था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो व्यापार होता था, यूरोप जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया से ये व्यापार मध्य एशिया से प्रारंभ होता था और दर्रे वगैरह से होते हुए ये यूरोप के देशों में चला जाता था। यूरोप के देशों में भूमध्य सागर इत्यादि को पार करते हुए वेनिस, इटली वगैरह में ये व्यापार होता था। दूसरा जो क्षेत्र था वो फारस की खाड़ी से होकर के जाता था। फारस की खाड़ी से होकर के जाता था और यह व्यापार ईरान, तुर्की इत्यादि देशों से होता हुआ
ये भी जो है यूरोप में चला जाता था। यूरोप में भूमध्य सागर को पार किया, इटली, वेनिस इत्यादि देशों में ये व्यापार होता था। तीसरा है भूमध्य लाल सागर से होकर के ये व्यापार होता था। ये लाल सागर, लेकिन इस लाल सागर से जो व्यापार होता था इसमें जो है कोहरा बहुत रहता था, कोहरा इत्यादि होता था। तो यहाँ से व्यापार करना जो है उतना आसान नहीं था। आप लोगों ने देखा होगा बरसात शीत ऋतु में जहाँ पे नदी वगैरह रहती है वहाँ पर कोहरा बहुत ज़्यादा होता है तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये लाल सागर से जो व्यापार होता था वो इतना किफ़ायती नहीं होता था। ईरान जो फारस की खाड़ी से होता था ये व्यापार कुछ स्तर तक ठीक था, और मध्य एशिया से दर्रों से होकर के जाता था ये व्यापार ठीक अवस्था में चल रहा था। लेकिन क्या है कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी साम्राज्य ने इस कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। मान लीजिए फारस की खाड़ी से ऐसे व्यापार होकर के जा रहा है, ऐसे हुआ, और ऐसे होने के बाद में यहाँ से भूमध्य सागर को पार करके वेनिस में पहुंच गया। यहाँ से लाल सागर से जो व्यापार हो रहा है यहाँ से गया, ये भी पार किया भूमध्य सागर को, और भूमध्य सागर को पार करने के पश्चात में यूरोपियन देशों से चला गया। ये मान लीजिए मध्य एशिया है, यहाँ से व्यापार हुआ और व्यापार यहाँ से होकर के चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तुर्की है, तुर्की में कुस्तुनतुनिया है, उस पर उस्मानी साम्राज्य ने 1453 में अपना एक अधिकार स्थापित कर लिया। जब अधिकार अपना स्थापित कर लिया तो व्यापार करना अब संभव नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि जब ये मध्य एशिया वाला व्यापार था इसको भी इसने बंद कर दिया, क्योंकि इस क्षेत्र से ही होकर जा रहा है। जो फारस की खाड़ी वाला व्यापार था उसको भी इसने रोक लगा दी, और जो लाल सागर से व्यापार होकर के जा रहा था उस पर भी इसने अपनी रोक लगा दी। अब रोक लगाने से जो यूरोपीय देश भारत के साथ में व्यापार कर रहे थे वो व्यापार प्रभावित होने लग गया। जब प्रभावित होगा तो लोग क्या करेंगे, व्यापारी क्या करेंगे, कुछ नया सोचेंगे। मान लीजिए कि आप व्यापार कर रहे हैं और व्यापार किसी कारणवश प्रभावित हो रहा है, तो आप उसका जो है तोड़ निकालेंगे, किस तरीके से हम व्यापार को अपने सुचारू रूप से पुनः शुरू करें। तो यहाँ पर शुरू करें। तो अब यूरोप के देश जो है वो परेशान होने लगे। अब भारत के साथ में व्यापार किस प्रकार से किया जाए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये स्पेन है, स्पेन यूरोप का मैप देखेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो पुर्तगाल है, ये पुर्तगाल, और यहाँ पर हमारा इंडिया है। कुछ इस तरीके से आप इंडिया को देखेंगे, और यहाँ पर यह हमारा अफ्रीका है। मान लीजिए कि यह हमारा अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ पर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर, और इसी को हम लोग अंध महासागर भी कहते हैं, अंध महासागर। यहाँ ये स्थिति हम थोड़ी सी देखते हैं यहाँ पर कि व्यापार किस प्रकार हो रहा है भारत के साथ में। अब जो यूरोप के देश हैं ये प्रभावित होने लगे, ये नए देश थे यूरोप के, प्रभावित होने लगे, और यूरोप के अन्य देश जो है इन्हें व्यापार करने देना नहीं चाहते थे। तो पुर्तगाल का सम्राट था जिसका नाम है प्रिंस हेनरी नेविगेटर। और एक चीज मैं और बता दूं कि ये लोग क्यों भारत में आना चाह रहे हैं। एक तो वो अपने ईसाई धर्म का प्रचार करना चाह रहे हैं, दूसरे वो अपना व्यापार करना चाह रहे हैं, तीसरे वो अपनी भौगोलिक खोजें करना चाह रहे हैं कि भौगोलिक खोज करके हम किस प्रकार भारत तक पहुंचे, क्योंकि भारत के मसालों की चर्चा विदेशों में बहुत ज़्यादा थी। क्यों विदेशों में बहुत ज़्यादा थी? क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन वगैरह हैं, और ब्रिटेन है क्योंकि ब्रिटेन क्या ठंडे इलाकों में है, तो ठंड में
जानवर वगैरह बहुत ज़्यादा मर जाते हैं ठंड की वजह से यहाँ पर, तो उनको वो लोग लंबे समय तक उसके मांस का प्रयोग करना चाहते थे, इसलिए वो यहाँ से मसाले ले जा करके वो जो जानवर मर जाते थे उनमें मसालों का लेप करके उनको रख देते थे ताकि वो ज़्यादा समय तक खा सकें। जैसे हम घरों में अपना अचार वगैरह बनाते हैं उसमें मसाले बना करके रख देते हैं ताकि वो बहुत दिनों तक चलता रहे। अब एक पुर्तगाल का सम्राट है जिसका नाम है प्रिंस हेनरी नेविगेटर। प्रिंस हेनरी नेविगेटर, नेविगेटर, प्रिंस हेनरी नेविगेटर ये लगातार कोशिश कर रहा है, ये लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जाकर के भारत के भौगोलिक मार्गों को खोजा जाए और खोजने के पश्चात भारत के साथ में व्यापार किया जाए। तो यहाँ पर जो नाविक वगैरह हैं या जो भौगोलिक खोज कर रहे हैं वो लोग यहाँ से उनको सहायता वगैरह दे रहा है और वो लोग यहाँ से चलते हैं, वो लोग पुर्तगाल से चलते हैं। पुर्तगाल से चलने के पश्चात अंध महासागर को पार करते हैं और दक्षिण अमेरिका के जैसे ही पश्चिमी तट पर आते हैं, यहाँ पे आते आते इनका जो जहाज है वो यहाँ पे आकर के डूब जाता है। इससे आगे वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर क्या होता है 1487 में बार्थोलोमो डियाज एक नाविक है, डियाज, वो क्या करता है, वो यहाँ से चलता है। यहाँ पे जब यहाँ पे जहाज वगैरह डूब जा रहे हैं ना, तो इसका नाम जो है केप ऑफ स्टॉर्म रखा जाता है। केप ऑफ स्टॉर्म अर्थात तूफान, स्टॉर्म यहाँ पे आया और यहाँ पे समाज आ करके केप ऑफ स्टॉर्म। अब 1487 में बार्थोलोमो डियाज भी आता है और वो आने के पश्चात यहाँ तक आता है और आगे तक आ जाता है और इस स्टॉर्म का नाम वो बदल करके वो कर देता है इसका नाम केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाती। फिर 1492 में कोलंबस नामक एक यात्री है, वो स्पेन का है लेकिन इसे बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो पुर्तगाल के जरिए जो है भारत को खोजने का प्रयास करता है। कोलंबस खोजने का प्रयास करता है। वो यहाँ से चलता है और चलने के पश्चात वो भूल जाता है रास्ता और भूलते भूलते वो अंध महासागर से इधर आने की बजाय वो अंध महासागर से कहाँ चला जाता है, वो यहाँ जाता है और यहाँ पे आने के पश्चात वो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका को खोज देता है। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की खोज कर देता है। इसको यूपीएससी ने कई बार पूछा है, उत्तरी अमेरिका की खोज किसने करी? कोलंबस ने करी थी। अब ये क्रम इसी तरीके से चल रहा है, लेकिन अब आगे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहा है जिसका नाम है वास्को डी गामा एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब वास्को डी गामा इन क्षेत्रों को खोजने के लिए चलता है। वास्को डी गामा 1498 में यहाँ से पुर्तगाल से वो चलता है। वास्को डी गामा चलता है 1498 में चलता है और 118 नाविक हैं, 118 लोगों का इसके पास दल है और 4 नाविक हैं, 4 नाव यहाँ से लेकर के ये दल यहाँ से ऐसे चलता है और यहाँ तक आता है। लेकिन इसे भी जो है कुछ आइडिया नहीं है कि भारत में कैसे पहुंचा जाए, आइडिया नहीं है। फिर इसको एक गुजरात का व्यापारी है, गुजरात का एक व्यापारी है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे गुजरात है, गुजरात का एक व्यापारी है जिसका नाम है अब्दुल मजीद है। एक गुजरात का व्यापारी अब्दुल मजीद। ये अब्दुल मजीद भी यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना व्यापार कर रहा है हिंद महासागर में। तो ये यहाँ पर है, तो वास्को डी गामा इस अब्दुल मजीद की सहायता से आते ये कालीकट आ जाता है। कालीकट के
कालीकट, कालीकट के कप कटाबू, कप कटाबू ये बंदरगाह है छोटा सा एक, यहाँ पर आता है, यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आया, ये अपना दल लेकर के आया है। लेकिन ये इसको मालाबार तट भी कहते हैं, मालाबार तट। माला ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से देखें और इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो मालाबार पर कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। कब आया था? 1498 में आया। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, क्या करने के लिए आया? व्यापार करने के लिए यहाँ पर आया। जब ये कालीकट में आया तो यहाँ पर एक शासक है जिसका नाम है जमोरिन। उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन यहाँ पर और व्यापारी भी हैं, वो उनको पता चल गया कि वास्को डी गामा यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया हुआ है, तो उन्होंने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने इसका वास्को डी गामा का विरोध किया, परंतु जमोरिन ने इसका स्वागत किया और अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति प्रदान करी। तो जो वास्को डी गामा आया था वो मसाले लेने के लिए आया था, मसाले लिए उसने, और मसाले लेने के पश्चात में जो भी मसाले खरीदे वो यहाँ से जब वापस लेकर के गया तो उसको उसने यूरोप में ले जा करके 60 गुना अधिक दामों पर बेचा। एग्जाम में पूछेगा कितने गुना? 60 गुना अधिक दामों पर बेचा, 60 गुना अधिक दामों पर बेचा। लेकिन यूरोप के अन्य देश भी कर रहे हैं व्यापार, वो भी करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो भी व्यापारी आ रहे हैं, चाहे वास्को डी गामा आया कोई भी, ये सब छुप के आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि व्यापार करने के लिए जा रहा है तो इसके पीछे लग जाएंगे, इसलिए लोग क्या हुआ छुप करके व्यापार करने के लिए आते थे। फिर वास्को डी गामा पहली बार कब आया? 1498 में यहाँ से मसाले लिए और 60 गुना अधिक दामों पर ले जाकर के यूरोप के देशों में बेचा। लेकिन दूसरी बार फिर एग्जाम में पूछेगा आप कब आया, तो दूसरी बार एग्जाम कब आया? 1502 में आया। कहाँ पर आया? यहीं पर आया, मालाबार तट पर। यहाँ से अपना जो उसको वस्तुएं खरीदी थी खरीद करके और वापस लेकर के ये वापस पुर्तगाल चला गया। फिर एक बार और आया वास्को डी गामा, 3 बार वास्को डी गामा आया। 1524 में आया था। अब वो क्या आया? गवर्नर बन करके आया। अभी गवर्नर करेंगे। गवर्नर बन करके आया है और आने के बाद में इसकी यहीं पर मृत्यु हो जाती है, इंडिया में मृत्यु हो जाती है और इसको यहीं पर कोच्चि में इसको दफना दिया जाता है। तो कभी एग्जाम में पूछे कहाँ पे इसको दफनाया गया है? कोच्चि में दफनाया गया। अमूमन 2 बार एग्जाम में पूछा गया, लेकिन तीसरी बार भी ये आया है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। और इसकी मृत्यु भी यहीं पे हुई और इसको यहीं पर दफना दिया गया। अब इसके पश्चात जो वहाँ का पुर्तगाल का सम्राट है वो यहाँ के व्यापार को नियंत्रित करना चाहता है। यहाँ के व्यापार को क्या करना चाहता है? नियंत्रित करना चाहता है। और वो भारत में अब गवर्नरों की नियुक्ति करना चाहता है और पुर्तगाल के सम्राट के द्वारा भारत में गवर्नरों की नियुक्ति की गई। पुर्तगाल के सम्राट के द्वारा भारत में गवर्नरों की नियुक्ति की गई। तो इसमें जो पहला गवर्नर आया, पहला गवर्नर जिसका नाम था फ्रांसिस्को अल्मीडा। फ्रांसिस्को अल्मीडा आया। फ्रांसिस्को अल्मीडा आया। इसका जो समय काल था वो 1505 से लेकर के 1509 तक यहीं पर था। जब ये आया तो इसको हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रण में करने को कहा गया। हिंद महासागर के आप जाकर के हिंद महासागर में जो व्यापार हो रहा है उस व्यापार को आप नियंत्रण में कीजिए। ये प्रथम पूछेगा कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? इसका आंसर होगा फ्रांसिस्को अल्मीडा, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर ये आया, प्रथम पुर्तगाली। इसकी क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी इसने, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये बहुत
एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी? शांत जल की नीति, शांत जल की नीति, शांत जल की नीति इसने ही चलाई थी। अर्थात यहाँ से बैठ करके हिंद महासागर में शांतिपूर्वक व्यापार कीजिए। इसके बाद अगला गवर्नर आएगा अल बुर्बक। अगला गवर्नर है अल बुर्बक, अल बुर्बक। इसका जो समय काल है वो 1509 से लेकर के 1515 तक है अल बुर्बक का समय काल। अब इसने क्या किया कि इसका जो महत्वपूर्ण है, इसने पुर्तगाली लोगों को, जो पुर्तगाल के थे, उनको भारत में स्थायी बस्ती बसाने के लिए उन्हें भारत में बुलाया और जो भारतीय स्त्रियां थीं उनसे विवाह करने के लिए, भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। विवाह। तीसरा है, इसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था और अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था? इसके बाद अल बुर्बक आया, इतने कार्य किए और वो इन क्षेत्रों में, भारत के पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में और यहाँ पर सब जगह अपनी अपनी क्या कर लगा रहा, ये अपनी फैक्ट्रियां लगा रहा और अपने इस साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। इसके बाद आता है, और इसने अपना इसको जो है संस्थापक भी माना जाता है। पुर्तगाली वास्तविक संस्थापक पूछेगा ना, वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक अल बुर्बक था। इसके बाद पांचवा है कि इसका जो मुख्यालय वो कोचीन में था। इसने अपना जो मुख्यालय बनाया वो यहाँ पे कोचीन केरल में है, यहाँ पे इसने अपना मुख्यालय बनाया। इसके बाद अगला जो गवर्नर आता है उसका नाम है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। इसका समय काल है 1529 से लेकर के 38 तक। इसने क्या किया? इसने जो किया है, पहले मुख्यालय कहाँ पे था? कोचीन में था। इसने क्या किया, अब वो इसको गोवा को यहाँ से ट्रांसफर किया और यहाँ से ला करके इसने अपना मुख्यालय गोवा में ले आया। तो 1530 मुख्यालय गोवा में ले आया, गोवा में ले गया। इसके अलावा इसने यहाँ पर सैन थोमे की बस्ती बसाई। नागपट्टम में यहाँ व्यापार करने, तमिलनाडु में नागपट्टम है, यहाँ पर जो है व्यापार करने के लिए कि पूर्वी देशों से आप वस्तुएं खरीदे और नागपट्टम में लाइए, यहाँ पे सामान इकट्ठा कीजिए और पोर्ट से जो है अपने देश में भिजवा दिया करता था। ये तीन महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल। इसके बाद आता है मार्टिन डिसूजा। एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है मार्टिन डिसूजा। मार्टिन डिसूजा ये 1542 में आया था। इसके साथ में जेसुइट मिशन आया था, सेंट जेवियर। इसके साथ में सेंट जेवियर भारत आया था। ये एक जेसुइट मिशन था, सेंट जेवियर। इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी बनाया था पिछले एक आध सालों में कि सेंट जेवियर कौन था और इसकी समाधि वगैरह कहाँ है। तो मैं सेंट जेवियर की बता दूं कि इसकी जो समाधि है, अर्थात जहाँ पर इसको दफनाया गया है, वो गोवा में दफनाया गया है, गोवा में। इसी को यूपीएससी ने पूछा था कि कहाँ पर है, गोवा में दफनाया गया है, चांदी के ताबूत में दफनाया गया है और इसे गोवा का भगवान भी कहा जाता है, गोवा का भगवान। इसी को
गोइंचो साहेब भी कहा जाता है, गोएंचो साहेब अर्थात गोवा का भगवान, मार्टिन डिसूजा। इतने ही हमारे गवर्नर जनरल थे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अब इन्होंने अपने कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ बैठाई हैं उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा पुर्तगालियों की भारत को क्या देन है? पुर्तगालियों ने 1556 में प्रिंटिंग प्रेस लगाया। एग्जाम में पूछा जाएगा क्या है प्रिंटिंग प्रेस लगाया 1556 में। प्रिंटिंग प्रेस गोवा में 1556। इसके अलावा गोथुक स्थापत्य कला की शुरुआत। गोथुक स्थापत्य कला क्या होती है? जो भी गिरजाघर बनाए जाते हैं, गिरजाघर उनकी अपनी एक कला होती है जिसको गोथुक गिरजाघर, जो भी गिरजाघर बनाए जाते हैं उसको गोथुक स्थापत्य कला के अंतर्गत बनाया जाता है। इन्होंने गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय बनाया। ईसाई धर्म न्यायालय गोवा में बनाया। इसके पश्चात मध्य अमेरिका से मक्का लाए, आलू लाए, अनानास लाए इत्यादि ये लोग भारत में लेकर के आए थे। ये इनकी उपलब्धि रही है। अब इनकी कुछ फैक्ट्रियां भी रही हैं। इन्होंने कोचीन और कोन्नूर इनकी फैक्ट्री रही है। कहाँ कहाँ? कोचीन में और नंबर 2 कोन्नूर में। पुर्तगाली आए तो भारत में सबसे पहले और गए यहाँ से सबसे बाद में थे। और भी इसके अंतर्गत छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जो हम क्लास करेंगे तो इसे बहुत ही विस्तृत और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। आप लोग इसको इतना देख लीजिएगा और इसको पढ़िए। और पढ़ने का अपना एक तरीका होता है कि नहीं आज हमने पढ़ लिया, कल फिर हमने पढ़ लिया, थोड़ा पढ़ लिया परसों, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए। हर सब्जेक्ट का अपना एक टाइम टेबल होता है। मुझे जो आता है उसके अकॉर्डिंग में पढ़ूँ। मुझे इतिहास पढ़ना है 1-1.5 घंटा फिक्स कर लिया। मुझे पॉलिटी पढ़ना है उसके लिए मैंने समय फिक्स कर लिया। मुझे जो है साइंस कम आती है मैंने उसको थोड़ा सा समय ज़्यादा दे दिया। मुझे करंट डेली पढ़ना है। इस तरीके से आप डेली अगर थोड़ा थोड़ा करके तैयार करेंगे तो एग्जाम के दिन कोई भी चीज़ बोझिल नहीं होगी और सब चीज़ आपको याद होती रहेगी। दूसरे लिख करके हमको याद करना है। हमने जैसे बताया चिंतन मनन के समय हमने सोचा, चिंतन मनन किया और सोचते रहे तो अपने आप याद हो जाएगा। और इसकी एक खासियत होगी कि आप एग्जाम हॉल में भूलेंगे नहीं। भूलने की जो प्रवृत्ति ना गलत आपको आता रहता है, 5-7 क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं, गलत नहीं होगा। चिंतन मनन के समय आपको पढ़ना है और राइटिंग स्किल्स भी करना है। आपको लिखते भी जाना है। लिखने का आपको ये फायदा मिलेगा कि चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और पेपर हॉल में जब भी आप मेन से लिखेंगे तो मतलब चीज़ें आपको याद रहने से आप उसको बेहतरीन तरीके से लिखेंगे। आपने एक बार प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से पढ़ा, फिर आपको उसको मिला करके मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो आपकी राइटिंग स्किल्स भी बढ़िया होगी। पेपर में समय भी कम लगेगा क्योंकि अगर आपको याद आता है आप जल्दी जल्दी लिखेंगे, आपको फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। इसको बढ़िया से पढ़िए, रिविजन मारिए और धीरे धीरे जो है आपका तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच।